हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे डेडिकेटेड तरीके से अपने आरआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है क्वांट्स है, रीजनिंग है आपके फेज 1 मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में, और जो आपका दूसरा एग्जाम है मेंस का, जब आप प्री क्वालिफाई कर दोगे मेंस में, फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको मेंस में मिलेंगी, चाहे पीओ की बात करें चाहे क्लर्क की बात करें। और ऐसे में हमारे पास आता है रीजनिंग का सब्जेक्ट, जो हमारा मतलब एक हेल्पफुल एक साथी की तरह काम कर सकता है हमारी एग्जाम के लिए, चाहे वो हमारा प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो हमारी मेंस की बात हो। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम ये 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पे बात करने वाले हैं जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। टाइम सेव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। अगर हर एक क्वेश्चन में आपको समय कम लगेगा तो आप आराम से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उनको आप बढ़ा पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे पास स्पीड बहुत ज्यादा यहाँ पे चाहिए होती है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। आपको पता होगा कि जो क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। 80 अगर मार्क्स का पेपर है तो 80 के ही आसपास कुछ जो शहर है उनकी कट ऑफ रहती है। 70 से ज्यादा ही कई बार हमारी जो कट ऑफ है कुछ शहरों की देखी जाती है, अगर मैं आरआरबी क्लर्क की बात करूं। वहीं आरआरबी पीओ की भी अगर बात करें तो इसकी भी कट ऑफ बहुत कम नहीं जाती है। 80 में से आपको अच्छे खासे यहाँ पे भी मार्क्स लेके आने होते हैं। बट यस, क्लर्क में काफी हाई कट ऑफ जाती है और पीओ की काफी थोड़ा सा मतलब क्लर्क से नीचे रहती है, बट अच्छी खासी आपकी कट ऑफ जाएगी। बाय, बिकॉज जरूरी क्या है यहाँ पे समझना कि प्रीलिम्स में सिर्फ अब आपका क्वांट्स एंड रीजनिंग है, इंग्लिश नहीं है। जैसे काफी सारे जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे कि इंग्लिश के जो सहारे अच्छा खासा अटेम्प्ट अपना बना लेते थे, बट यहाँ पे तो इंग्लिश है ही नहीं, राइट। यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही हमें ये पता रहता है कि जो प्रीलिम्स है उसमें रीजनिंग में हमें 25 मिनट्स टाइम मिल रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट होता है। क्लर्क के लिए तो इनफ है और पीओ के लिए भी सफिशियंट है, अगर हमें जितने भी क्वेश्चन हमें आते हैं वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग की तो आपका जो प्री है, ठीक है, प्री में फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क रीजनिंग में हमारे पास 40 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके 40 मार्क्स के ही आते हैं। ठीक है, इसमें टाइमिंग जो है आपको 25 मिनट्स की टाइमिंग मिल रही है। तो ये जो 25 मिनट की विंडो है हमारी रीजनिंग के लिए काफी हमारा यूजफुल होता है। और बहुत सारे बच्चे जिनका रीजनिंग अच्छा खासा सब्जेक्ट होता है तो उनके लिए ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक सोल्यूशन की तरह काम करता है कि इतनी हायर कट ऑफ तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसकी हेल्प से हम पहुंच सकते हैं। ओके, बिकॉज कई बार हम मैथ्स में इतना नहीं कर पाते हैं सॉल्व, हम कर पाएंगे क्योंकि हमें हायर तो लेके आना है, तो हम अच्छा खासा अटेम्प्ट वहां से भी निकालने की कोशिश करेंगे। बट कई बार हमारे पूरे पूरे क्वेश्चन वहां से हम टारगेट नहीं कर पाते हैं जितना हम रीजनिंग से कर पाएंगे। वाई? एक तो उसमें 20 मिनट्स की टाइमिंग दे रखी है, यहाँ पे आपको 25 मिनट की टाइमिंग दे रखी है, तो ये आप अच्छे से यूज करोगे फिर, है ना, इसका यूज बढ़ाओगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास जो मेंस है, मेंस में रीजनिंग में अगेन हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं और अब के बार यहाँ पे वो आपके 50 मार्क्स के हैं और साथ ही टाइमिंग हमें 30 मिनट्स की मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास मतलब 50 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है रीजनिंग का सब्जेक्ट, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं हम अप्लाई करेंगे एग्जाम में तो हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो हमें पेन चलाना ही नहीं है, पेन यूज ही नहीं करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस कंक्लूजन वाले पहले आप एलिमेंट को देखो जहां से ये आपका ग्रेटर का सिंबल है। आप y को देखोगे, y से लेकर n तक आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे क्या क्या सिंबल आए हुए हैं और ये सिंबल आपके पास नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है y ग्रेटर इक्वल टू n, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये हो गया कि सेम सिंबल तो नहीं दिख रहा, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, इधर और लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ब्रेक होगा y ग्रेटर n में, इधर y ग्रेटर n और y इक्वल टू n में। तो हमारे पास ट्रिक क्या इसको याद रखने की क्या ट्रिक होती है इधर और वाली सिचुएशन को, कि हमारे पास कंक्लूजन सेम होने चाहिए, सॉरी कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है,
और साथ ही हमारे पास 2 सिंबल्स होने चाहिए या 2 रिलेशन होने चाहिए जो इस रिलेशन को क्या करे, सही प्रूफ करे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन, बट यहाँ पे ईदर और जो है वो अलग तरीके से सॉल्व होता है। जैसे कि आप देखोगे इस वाले केस में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था थ्रू द फ्रॉम द स्टेटमेंट। यहाँ पे टी से अगर आर की तरफ अगर जाओगे आप, तो आप देखोगे यहाँ पे ना आर से आप टी की तरफ पहुंच सकते हो ना टी से आर की तरफ, तो टी और आर के बीच में नो रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन क्या था, कंफर्म। ठीक है, तब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, ये ट्रिक्स थी। बट अगर जब मेरे पास नो रिलेशन की इस इंफॉर्मेशन आ जाए, तब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पहला कंक्लूजन तो दोनों रॉन्ग ही हैं। ठीक है, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग ही हैं। ठीक है, ये दोनों ही रॉन्ग होंगे क्योंकि कोई रिलेशन टी और आर के बीच में फ्रॉम द स्टेटमेंट नहीं दिख रहा। सेकेंड, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम आ गए। नेक्स्ट आपके पास थर्ड, अगेन वहां पे 2 सिंबल थे, यहाँ पे 3 सिंबल होने चाहिए। 3 सिंबल या 3 रिलेशन मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे या तो टी ग्रेटर हो गया, या तो टी स्मॉलर हो गया, और या तो टी इक्वल हो गया। तीनों सिंबल क्या है इस इक्वेशन में, दोनों में देखो तीनों हमारे पास रिलेशन दिख रहा है, टी ग्रेटर, टी स्मॉलर और इक्वल। तो अब यहाँ पे इधर और लग सकता है। तो अब याद रखिएगा कि जब नो रिलेशन होगा तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारी इधर और की ट्रिक्स थी 2 कंडीशंस के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, सॉरी नेक्स्ट हमारा एक ट्रिक है कोडेड इनइक्वालिटी का। अब ये मेंस के लिए काम आएगा। मेंस में हमें क्या करना है, पूरा पूरा इसको सॉल्व नहीं करना है, पूरा पूरा डिकोड नहीं करना है। ठीक है, अब मेरे पास इस क्वेश्चन को देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए रहते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि आपके पास ये सिंबल देखो, हैश हो गया, एस्ट्रिक हो गया, एट हो गया मेरे पास। ठीक है, और एंड भी हो गया, ये सिंबल हो गए मेरे पास। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी इनका मीनिंग दे रखा होगा, इनका मीनिंग दे रखा होगा। ठीक है, अब आपके पास अगर परसेंट और हैश में यहाँ पे सपोज इसका मतलब ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे इसका ग्रेटर है, यहाँ पे इसका इक्वल है, यहाँ पे स्मॉलर है, स्मॉलर इक्वल इसका मीनिंग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी एक यहाँ पे बॉक्स बनाना है। तो आपने जब डिकोड करोगे, जब यहाँ से ये जो हमारे पास लाइंस होंगी एक बॉक्स में डिकोड करोगे डायरेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल हम यहाँ पे इमेजिन करके रखते हैं कि भाई यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे स्मॉलर इक्वल, तो ये इनकी पोजीशंस होती हैं। अब इन पोजीशंस के ऊपर आपको क्या करना है, इन सिंबल्स ये जो कोड हैं उनको लिखना है। देखो यहाँ पे ये परसेंट हो गया, यहाँ पे हैश इधर हो गया, यहाँ पे एस्टिक हो गया, और यहाँ पे आपका एंड और ये एट हो गया। क्लियर है। अब करना कैसे है इसको सॉल्व, विदाउट डिकोडिंग, विदाउट अगेन फॉर्मिंग द स्टेटमेंट। देखो अब मुझे आर से लेकर एन, अब यहाँ पे कोई सिंबल तो है नहीं, तो ग्रेटर स्मॉलर आपको पता नहीं होगा, आप पहले ही एलिमेंट से चलना स्टार्ट करोगे एन की तरफ। तो आर से लेकर एन की तरफ आप जा रहे हो, तो हमेशा पहला इसमें क्या होना चाहिए कि ट्रेवल करोगे, ट्रेवल के थ्रू आप देखोगे कि सेम फैमिली के सिंबल हैं या फिर ऑपोजिट फैमिली के सिंबल। जैसे देखो ये सेम फैमिली के सिंबल है, ये तो दोनों का भाई है, ये आपके सेम फैमिली के सिंबल है, बट ये और ये दोनों आपस में क्या ऑपोजिट, ये भी आपस में ऑपोजिट और ये भी आपस में ऑपोजिट है ना। तो आपके पास यहाँ पे आर परसेंट है, हैश है और फिर एट है। तो हैश और एट तो दोनों ही मेरे पास क्या हो गए, यहाँ पे अलग अलग फैमिली के सिंबल हो गए, तो ये मेरे पास यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से, राइट। कुछ भी नहीं हमें वापस से फॉर्म नहीं करना पड़ा। फिर देखो एन से लेकर एच की तरफ, एन से लेकर एस्ट्रिक आना चाहिए, क्या एच के तरफ एन से लेकर एस्ट्रिक आ सकता है मेरा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एट है या तो हैश है, और एट और हैश अगेन मेरे पास दोनों ऑपोजिट सिंबल्स हैं, ऑपोजिट फैमिली के सिंबल हैं, यहाँ पे भी नो रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गए। तो आराम से आप इसको गलत कर सकते हो। तो सॉल्व कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन में आप पहले इनको आराम से डिकोड करो कि किस कोड का क्या सिंबल मीनिंग है, फिर एक बॉक्स बनाइए, इनकी प्लेस में यही रखना, जैसे कि ग्रेटर की यही पोजीशन होगी, ग्रेटर इक्वल की यही पोजीशन होगी। फिर आपने जब ये पूरा बनाया, उनके ऊपर उनके रिस्पेक्टिव कोड लिख दीजिए। फिर आपने बस यही तो ध्यान देना दिमाग में, अब ये सिंबल की जगह कोड हम यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहले से पता है कि भाई ये दोनों तो ऑपोजिट ही सिंबल हैं, ये दोनों तो ऑपोजिट ही सिंबल हैं, ये और ये ऑपोजिट सिंबल है, तो हमें इनका पता ही है कि यहाँ पे से तो नो रिलेशन ही मिलेगा,
ये तो हमें पता है। तो यही चीज अब हम किसकी भाषा में बात कर रहे हैं, कोड्स की भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डायरेक्शन सेंस का हमारा है एक शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे हमें विदाउट डायग्राम फॉर्म किए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो लास्ट में कहा गया इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, सिर्फ एक डायरेक्शन पूछिए तो हमें डायग्राम बनाने की या फिर डिस्टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो प्रिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, प्रिया ने टुवर्ड्स साउथ स्टार्ट किया, साउथ से स्टार्ट किया उसने। आफ्टर वॉकिंग 50 शी टर्न्ड लेफ्ट, तो उसने एक लेफ्ट लिया। उसके बाद उसने क्या किया है, एक अगेन टर्न लेफ्ट, एक और लेफ्ट लिया है। ठीक है, ये दो लेफ्ट उसने ले ली। जब कोई पर्सन अगर मेरे पास यहाँ पे दो लेफ्ट पोजीशन ले लेगा, दो लेफ्ट ले लेगा, तो हमेशा यहाँ जो डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पे उसकी यहाँ पे डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये जो चीज हमने लिखी है ना, ये आप मन में कर सकते हो। अब ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, साउथ है तो साउथ का ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अगर डायग्राम भी बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो साउथ की तरफ मूव करेगी, फिर उसने एक लेफ्ट लिया तो लेफ्ट आपका इस साइड होगा, फिर उसने एक और लेफ्ट लिया तो अब देखो नॉर्थ चल रही है वो। ठीक है, तो नॉर्थ आ गया मेरे पास आंसर। तो बिना डायग्राम के भी हमारा ये सॉल्व हो सकता है। तो जब भी मेरे पास दो सेम डायरेक्शन होगी, या फिर उस किसी ने अगर राइट और राइट लिया है तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, और अगर लेफ्ट और लेफ्ट लिया है तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। बट अगर एक लेफ्ट और एक राइट लिया है, या एक राइट और एक लेफ्ट लिया है, लेफ्ट राइट लिया मतलब, तो सेम डायरेक्शन में वो वापस देखेगा, सेम डायरेक्शन में वो वापस देखेगा। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, इस पे बेस्ड हमारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे अच्छा टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, आरआरबी में। अब आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, व्हाट विल बी द अप्रोच। अब मेरे से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे से बनेंगे, आराम से फटाफट से आप क्या करोगे, सारे स्टेटमेंट, ये सेंटेंस को दोबारा लिखोगे। ये सेंटेंस आपने दोबारा लिखा, यहाँ पे जो ड्यूरिंग है इसको ऐसे बना दो कि रिपीट हो रहा है, बचपन में करते थे ना वैसे रिपीट करते हुए थे। तो यहाँ पे अब आप क्या करो, जो जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं उन्हें लिख दो, और जो नहीं हो रहे उन्हें साइड में कर दो, जो नए वर्ड हैं उन्हें साइड में लिख दो। वॉर रिपीट हो रहा है, टेररिज्म एक नया वर्ड है तो टेररिज्म। ठीक है, छोटा छोटा लिखो जितना आपको समझ आए। रिलेटेड एक नया वर्ड है, द एक पुराना वर्ड है, वॉर एक पुराना वर्ड है, इफेक्ट एक नया वर्ड। अब आपने इस तरीके से ये टेबल बना दी, ये टेबल आपको हेल्प करेगी हर एक वर्ड के अच्छे से सही एक्यूरेट आपको आंसर फाइंड आउट करने के लिए। देखो ड्यूरिंग वॉर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो वॉर तीनों में रिपीट हो रहा होगा, तो आपका यहाँ पे 5D 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 एंड 5D तीनों में रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से जो वर्ड आपका जितनी बार रिपीट हो रहा है जिस सेंटेंस में, उतनी ही आपको यहाँ पे वो कोड भी रिपीट हो रहा होगा उसी का। तो ये जो 5D है वो इसका बन जाएगा। इसी तरीके से ड्यूरिंग में दो कोड यहाँ पे देखो, पीसी और पीसी यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसका कोड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ड हमारा रिपीट हो रहा है जितने स्टेटमेंट में, उतने ही स्टेटमेंट में उसी का कोड आपका रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेशन के थ्रू हम यहाँ पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, और ऐसे आप इसको अप्रोच करोगे। ठीक है, तो ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कोडेड ब्लड रिलेशन। अब कोडेड ब्लड रिलेशन या अगेन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज द नेफ्यू ऑफ ए। सी जो है वो आपका ए का नेफ्यू है। नेफ्यू का मतलब है एक मेल मेंबर है। तो पहली ट्रिक आपकी ये होगी यहाँ पे कि यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट द ऑप्शन। कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो एलिमिनेशन के लिए आपके पास सी देखो सिस्टर है, क्योंकि सी डिवाइड है तो सी इज द सिस्टर बन जाएगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो सी सिस्टर होगी तो क्या वो कभी नेफ्यू बन पाएगी, नहीं। तो ये ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये सोचना होगा कि भाई जिस सी के पीछे अगर डिवाइड का सिंबल होगा और या फिर अगर परसेंटेज का सिंबल होगा, इन दोनों में से एक सिंबल होंगे तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ आप इन दोनों स्टेटमेंट से ही अपना डायग्राम बनाओगे। अब अगर आप यहां से बनाने चले अपना डायग्राम, तो आपको पता है सी फादर निकल के आ जाएगा। अगर सी ऊपर की जनरेशन में आ जाएगा तो वो ए का नेफ्यू कैसे बनेगा, ऑब्वियसली ऐसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे से हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा। आराम से अब आप देखो, ए जो है वो एफ की सिस्टर है और एफ जो है वो फादर है सी का। तो यहाँ पे आपके पास आगे सी एट आ रहा है, सी हस्बैंड है, तो सी हस्बैंड का मतलब एक मेल मेंबर है। तो इस रिलेशन से हमारे पास सी नेफ्यू आ चुका है ए का। ठीक है, चल
नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक, अगेन ये आपका प्रीलिम्स में बिल्कुल आएगा और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे खासे मार्क्स आपके यहाँ से आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ द 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट बहुत बार बोल दिया है ना, 2 बार राइट लेफ्ट हो गया। अब कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि जब भी मेरे पास राइट एंड है और लेफ्ट एंड है और एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है, दोनों साइड एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, सेम एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, तो लेफ्ट और राइट में आप क्या बोलोगे कि जब भी लेफ्ट और राइट होगा तो आप सिंपली जो पोजीशंस यहाँ पे दी हैं उनको ऐड कर दोगे। उनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे 11th है और यहाँ पे आपका 8th है, तो 11 और 8 को आप ऐड कर दो, तो सीधा सीधा अब आपको 19th एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। सीधा सीधा आपको 19th एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा। अब कहां से करना होगा? जो आपका लास्ट वाला डायरेक्शन होगा, जो आपका लास्ट वाला डायरेक्शन होगा वहां से आप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अब आपके पहले हमारा लेफ्ट राइट था, अब दोनों साइड आपका लेफ्ट एंड लेफ्ट है, तो लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा, तब आप यहाँ पे क्या करोगे? पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। पोजीशंस को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। अब ये 28th है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो यह आपका 18th एलिमेंट हो जाएगा। अब ये 18th एलिमेंट आपको कहां से फाइंड आउट करना है? बट आपको करना है ये लेफ्ट एंड से। अगेन क्यों? क्योंकि जो आपकी लास्ट वाली डायरेक्शन है, बस वही, ठीक है, वही आपके कंसीडर होगी। अब आपको सिर्फ 18th एलिमेंट इस रो के अंदर काउंट करना है लेफ्ट से, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसी चैप्टर अल्फान्यूमेरिक्स चैप्टर का ही अंदर आता है, और इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशंस आती हैं। ये जो कंडीशन है हमें अच्छे से समझनी होती है, ट्राई करना होता है कि पूरा पूरा लिख लिख कर ना सॉल्व करें और विदाउट पेन हम सॉल्व करें इसको, ठीक है। अब जैसे देखो, कहा गया है कि पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज। फिर बताओ कि नहीं, देन ऑल द वर्ड अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो पोजीशन पूछिए कि सेकंड एंड पे कौन होगा, सेकंड से लेफ्ट से सेकंड वर्ड कौन होगा। अब इसके लिए यहां देखो, अगर मेरे पास, पहले दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यहीं से, कि पहला और थर्ड लेटर अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम हमेशा पहला ही लेटर देखते हैं कुछ भी अरेंज करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे H आ जाएगा, तो H से शुरू होगा ये वर्ड, अब ये T से शुरू होगा, ये B से, ये P से और ये K से। तो इनमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर मैं लगाऊं वर्ड्स को, उसके बाद तो H, B वाला वर्ड, फिर H, फिर K, फिर P एंड फिर T वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ये है, पर ये आया कहां से था? ये आया था MNH से, तो ओरिजिनल जो वर्ड होगा दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे हमें कितना ही लिखना पड़ा, ज्यादा नहीं लिखना पड़ा, पूरा वर्ड भी हमने नहीं लिखा, और साथ के साथ आप ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है वो आप मन में कर सकते हो, फिर इसको खुद अरेंज बाद में अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा डेटा सफिशिएंसी। बहुत सारे लोग जो होते हैं डेटा सफिशिएंसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें इसको अच्छे से अप्रोच करना सीखना चाहिए, ठीक है। सिंपल फर्स्ट तो यही है कि आप डायरेक्टली थोड़ा देखकर भी बता सकते हो। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि क्या यहाँ से आंसर आएगा या नहीं आएगा। डेटा सफिशिएंसी का मतलब है कि क्या जो गिवन डेटा है मेरे आंसर तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज कि MNOPQ, each securing different marks in an examination whose position is last among them। इनमें पूछा गया है कि किसी एग्जामिनेशन में इन्होंने अलग अलग मार्क्स लिए हैं, whose position मतलब लास्ट किसके मार्क्स आए हैं कम सबसे, ठीक है। तो आपके पास है कि P has secured less marks than only O and Q। तो यहाँ पे आपको लिस्ट वाले से पता चला नहीं, तो पूरा आंसर यहाँ से तो नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्राई करोगे ओनली, आंसर आ गया तो भी आपको सेकंड वाले से ट्राई करना ही पड़ेगा, और आंसर नहीं आया, इवन इफ आंसर नहीं आया तो भी आपको सेकंड वाले को ही ट्राई करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो आपके पास देखो P हैज, यहां से पता चला कि P के जो मार्क्स कम है वो सिर्फ O और Q से ही कम है, बाकियों से ज्यादा ही है, ऐसे करके, ठीक है। टोटल मेरे पास 5% है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो लिस्ट वाला है उसका पता तो चला नहीं, ये हमें यहां से समझ आ जाएगा। N हैज सिक्योर्ड मोर मार्क्स, अब N के मार्क्स जो है वो M से ज्यादा है, बस यहां से यही पता चला। क्या सेकंड जो अकेला डेटा है ये वाला, क्या इससे आंसर आ रहा है? नहीं, ये भी आंसर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है। तो यहां से आंसर नहीं आ रहा है।
तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास इसके बाद जब दोनों से आंसर नहीं आता है तब जाके हम फर्स्ट एंड सेकंड को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप ट्राई करते हो तब दोनों के डेटा को ऐड करोगे। अब यहाँ पे ओ और क्यू था हमारे पास, ओ और क्यू दो पोजीशन पे आ गए, पी आपका यहाँ आ गया, ये दो पोजीशन खाली थी। तो एन और एम के बीच में आपको ऑर्डर पता है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक बचा है इसमें एन और एम आ गए, तो दोनों से क्या हमारा आंसर आ रहा है, यस। तो बोथ आपके सफिशियंट हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी को अप्रोच करते हैं। इवन इफ यू विल हैव बिग क्वेश्चंस हायर लेवल, तो उसमें भी अप्रोच सेम ही रहेगी अगर दो स्टेटमेंट मेरे पास होते हैं तो, ठीक है। बस डेटा सफिशिएंसी के लिए आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट जिस पे वो बेस्ड है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जो हमारा प्रीलिम्स है वो पहले होता है, तो आपको प्रीलिम्स में सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना होता है, एक भी उसमें से छोड़ना नहीं होता है। ट्राई टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चंस इन रीजनिंग, बिकॉज रीजनिंग से आप अच्छे खासे मार्क्स निकाल सकते हो और यह आपको हेल्प करेगा ओवरऑल मार्क्स में भी, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ से समझ में आई होगी। और यहाँ पर आपका जो भी चीजें समझ आई होगी, और ये जो पीडीएफ है आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपने कुछ यहाँ से सीखा ही होगा। सो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, और एक कोर्स के जरिए जहां आपको वीडियोस एंड टेस्ट सीरीज सारी एक साथ मिल जाए और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी अवेलेबल एक जगह पे हो जाए, तो ये जो बैंकिंग एग्जाम वहां पे आके आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सारे इसी कोर्स के अंदर डिलीवरेबल्स हैं, मतलब ये सारी ही चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद अगर कोई पर्सन आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता है, साथ में आरबीआई भी उसका अगर टारगेट है कब आगे चल के, तो आप ये कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं आरबीआई प्लस बैंक का। इसमें अगर आपने ये वाला जो कोर्स ले लिया तो फिर आपको ये जो महापैक वाला है अलग से वो नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा ही इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। और आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 आपका इसके अंदर पूरा इंक्लूड हो रखा है। तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं 3 तरीके से। फर्स्ट edutap.in वेबसाइट, सेकंड आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, थर्ड आप इसी वीडियो के नीचे भी जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स लगाइए, डेमो लेक्चर्स के थ्रू देखिए कि कैसे आपके लिए ये जो कोर्स है वो हेल्पफुल हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो डिटेल में भी आप रीड कर सकते हो और वेबसाइट से भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से सारी एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी है। याद रखिएगा कि इवन इफ यू थिंक दैट यू आर अ मेडियोकर, अभी आपको लग रहा है कि आप एवरेज हो, बट मेहनत से आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं चाहिए होती हैं, मेहनत करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रैक्टिस में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।